नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर जो जेटेट का न्यू सिलेबस बना हुआ है, उस न्यू सिलेबस के आधार पर आपका जितना टॉपिक दिया गया था वो आपको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, ठीक है। वो आपको समाप्त कर दिया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑब्जेक्टिव और साथ में थ्योरी क्लासेस सभी है, वो समाप्त हो गया, ठीक है। अब आज से हम लोग यहाँ पे जो अभी करेंगे वो आपका है यहाँ पे विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा जो विभिन्न राज्यों में हुई है उसके प्रश्न पत्रों को हम लोग हिंदी का हल करेंगे, ठीक है। आज उसी की कड़ी में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसकी तिथि है 4/12/2022 को हुआ था और कक्षा 1 से 5 के लिए, उसको हम लोग यहाँ पर देखिए देखेंगे, ठीक है। तो हरियाणा में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उसका हम लोग प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का यहाँ पर क्वेश्चन बैंक के नाम से आपको बना दिया गया है इसका टॉपिक, तो आप सभी क्वेश्चन बैंक हिंदी का अब से यहाँ पे अभी करेंगे आप, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार का आया हुआ था। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपका भी आ सकता है, इसलिए आप सभी राज्यों का क्वेश्चन बैंक बनाना कभी भी नहीं भूलेंगे। और आपको देखिए यहाँ हिंदी का नहीं, EVS कंप्लीट हो गया है, EVS का भी आपको क्वेश्चन बैंक करवा दिया गया है, ठीक है। अब हिंदी कंप्लीट हो गया है, हिंदी का भी क्वेश्चन बैंक आपको करवा दिया गया है। तो इसी तरह से जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे उसका क्वेश्चन बैंक जैसे उपलब्ध होता है आपको सारा कुछ करवा दिया जाएगा। आप यहाँ से जरूर जुड़िएगा। जो शिक्षक केवल हिंदी के लिए नोट्स लेना चाहते होंगे वो 99 रुपीज़ में यहाँ से परचेज कर सकते हैं, और EVS का कम्प्लीट है वो आप 150 रुपये में ले सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का भी कंप्लीट है 150 रुपये में आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है, ठीक है। सजातीय क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। देखिए क्रिया में हम लोग जो दो मुख्य क्रिया को हम लोग जानते हैं, एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक, ठीक है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, तो कर्म साथ में होता है, कर्म जिसको ऑब्जेक्ट कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट साथ में होता है तो सकर्मक, और जिसमें ऑब्जेक्ट साथ में नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं अकर्मक, ठीक है। तो देखिएगा इसमें यहाँ पर पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो अकर्मक क्रिया जाएगा। और ऑब्जेक्ट रहता जैसे पिताजी बगीचा में बहुत देर से टहल रहे हैं, तो बगीचा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट रहता तो सकर्मक में जाता, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए अकर्मक में जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है के लिए। देखिए एक चिन्ह है के लिए और को, के लिए कौन सा कारक चिन्ह है, ठीक है। बताइएगा आप सभी कोई कारक, आपको बहुत ही अच्छा तरह से हमने जो जेटेट का न्यू सिलेबस तैयार किया है उसमें बता दिया है, आपको सारा चीज़ें मिलेगा, आप देख लिए। तो ये कारक कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा कारक होगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है संप्रदान, ठीक है। तो संप्रदाय का अर्थ देना होता है, क्या होता है, देना होता है। अब देखिए देना होता है, तो इस वाक्य में किसी को कुछ भी दिया जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के लिए चिन्ह होता है के लिए या को होता है, चाहे वो माता जी के लिए साड़ी लाया या माता जी को वह साड़ी दिया, ठीक है। तो के लिए या को जो होता है वो आपको किसके लिए होता है, तो वो आपको संप्रदान कारक के लिए होता है, ठीक है। अपादान के लिए क्या होता है, से होता है जिसमें वियोग होता है।
करण कारक क्या होता है, इसका भी से होता है, साधन के लिए होता है। और संबंध में क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री होता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया, संप्रदान के लिए है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, कवि क्या है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवियित्री, कौवित्री, कवियित्री या कवित्री, क्या होगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप। देखिए जब आपको हम क्लास में ले रहे थे तो आपको हमने बहुत बारीकी से बताया था कि देखिए प्रश्न जो है बार बार पूछता है और 1001 से ज़्यादा बार अभी तक परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। चाहे इसका शुद्धिकरण में आपको दे दे, चाहे आपका स्त्रीलिंग पूछने में दे दे, कहीं ना कहीं आपको देता है, हर बार देता है। देखिए आपको यहाँ हरियाणा में भी पूछा है। ठीक है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा आपको बताना है। ठीक, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, कौवित्री। क्या होता है, कौवित्री, याद रखिएगा, हर्षी और दीर्घी, य में हर्षी और त्र में दीर्घी, कौवित्री होता है। एकदम दिमाग बैठा लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आशा, व्यवहार, सुंदरता, मनोहारिणी। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको देखिए शब्द पुल्लिंग कौन होगा, तो व्यवहार शब्द जो है आपका पुल्लिंग है। ठीक है, व्यवहार शब्द क्या है, पुल्लिंग है इसमें। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊ है, व है, ब है या इया है। ठीक है, तो देखिए जो भी आपका जिसे प ग्रुप, प वर्ग मतलब प, फ, ब, भ, ये क्या चीज़ है आपका, ओष्ठ है, तो ओष्ठ है। और ऊ भी ओष्ठ है और ये भी ओष्ठ है, इसमें इया जो है वो ओष्ठ नहीं है। ठीक है, किस विकल्प में अम्बुज और अम्बुद शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द आप लोग पढ़े होंगे, तो पर्यायवाची शब्द से ये जुड़ा हुआ है, पर्यायवाची शब्द आता है, ये पर्यायवाची शब्द दोनों आपको बताया गया है। तो अम्बुज और अम्बुद का सही अर्थभेद कौन है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अम्बुज मतलब क्या होता है, कमल होता है, और अम्बुद मतलब क्या होता है, बादल होता है। ठीक है, तो ये कमल और बादल, कमल और बादल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, वार्तनिक दृष्टि से सही शब्द चुनिए। वर्तनिक की दृष्टि से सही शब्द चुनना है आपको कि वर्तनिक की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ठीक है, कौन सा शब्द सही होगा, एक है सौहार्द। ठीक है, सौहार्द है। दूसरा आपका क्या है आपको, तो अतिशयोक्ति है। और उसके बाद क्या है, तदोपरांत है। और एक है आजीविका। ठीक है, तो इसमें कौन सही होगा आपका, तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से जो सही लिखा हुआ है वो है आपका आजीविका। क्या है आपका, आजीविका शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। सूरज, आग, पुत्र या चितेरा, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने शब्द आपको नहीं पढ़ाया। देखिए ये सिलेबस से अलग आपका है, आपका जो जेटेड सिलेबस दिया है उसमें तद्भव नहीं दिया है, लेकिन शब्द विचार के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब जो हिंदी का अतिरिक्त क्लास होगा वो भी हम आपको इसके बाद करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी अवश्य देखिएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये एक बार आप कमेंट कर लीजिएगा, ये चीज़ आपको देख लेना है। ठीक है, तो संस्कृत का जो शब्द होता है वो कौन सा होता है बताइए, तो संस्कृत के शब्द को हम लोग कहते हैं तत्सम। ठीक है, संस्कृत के शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम। और हिंदी जो उसका होता है उसी को हम लोग कहते हैं तद्भव। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी इसमें कौन जो है हिंदी शब्द नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा शब्द नहीं है, तो यहाँ पर होता है देखिए सूरज, सूर्य का, अग्नि का, आग हिंदी है, और पुत्र। ठीक है, और एक चितेरा, तो कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, पुत्र का क्या होता है, लड़का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तद्भव नहीं है वो है आपका पुत्र। ठीक है, चलिए, वाग्मय शब्द में कौन सी संधि है, वाग्मय शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। ठीक है, देखिए वाक्मय को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, वाक जोड़ मैं, वाक जोड़ मैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है बताइए, दोनों जगह व्यंजन आ रहा है, व्यंजन आ रहा है शुरू और लास्ट और शुरू में। ठीक, व्यंजन आ रहा है, इसलिए किस संधि में जाएगा, वो व्यंजन संधि में चला जाएगा। राइट आंसर व्यंजन संधि होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा आपको बताना है। असत्य बोलना उसकी आदत था,
मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है, बच्चों को काट कर फल खिलाओ, तुम सीता और मैं आज खेलेंगे। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है। तो तुम जो है सीता और मैं आज खेलेंगे ना। असत्य बोलना उसकी आदत था। मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है। अगला है आपको बच्चों को काट कर फल खिलाओ, और यहाँ पे तुम सीता और मैं, तुम सीता और मैं आज खेलेंगे। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर डी है। देखिए यहाँ पे कुछ आपको ऐसा लग सकता है कि इसका आंसर यह हो वो हो, लेकिन यहाँ पर देखिए जो हरियाणा का बोर्ड जो सही आंसर घोषित किया है, हम आपको उसके अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसा हो सकता है, लग सकता है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा है। विनम्रता, स्वच्छ, कुलीन या कुशक, किस में जो है आपको उपसर्ग नहीं जोड़ा है, ये आपको बतलाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो कुलीन ना, कुलीन जो है इसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। तो कुलीन में उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, आप ये भी देख लीजिएगा कि आपको एक प्रश्न जो है उपसर्ग और प्रत्यय से भी सभी जगह आता है, हो सकता है कि आपको जेटेट एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो आप कमेंट करके यहाँ से इस टॉपिक को जरूर बोलिएगा, हम आपको करवा देंगे, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा तरह से आप बना सकते हैं। एक क्लास सिर्फ कर लीजिएगा तो आपको उस उपसर्ग प्रत्यय हमेशा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर मधुरिमा को जैसे हम अगर संधि विच्छेद करें, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय पकड़ने के लिए संधि विच्छेद बहुत जरूरी होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मधुर जोड़ ईमा, मधुर जोड़ ईमा क्या बना देगा। देखिए तो म धू र था, र में ई जब रहेगा हर्षी तो ये री बनेगा, तो मधुरिमा यही होता है। तो ईमा, तो जो अगर उपसर्ग पूछता तो मधुर इधर जाता, प्रत्यय पूछ रहा तो इधर, जो पहले लगा है उपसर्ग जो बाद में लगा प्रत्यय, तो ईमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईमा। ठीक है, तो मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, ईमा। ईमा किस में है, बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। उपसर्ग प्रत्यय आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, चलिए अगला है जंगल या वन की अग्नि के लिए सही शब्द चुनिए। अभी ये भी आपको जेटेट न्यूज़ सिलेबस में नहीं दिया गया है। विभिन्न शब्दों के बदले एक शब्द जिसको हम लोग कहते हैं श्रुति समानार्थक शब्द, ये नहीं दिया गया, लेकिन इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ देने के बाद कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। तो कुछ टॉपिक इसमें छूटे हुए हैं, सिलेबस में नहीं दिए हुए, लेकिन आपको उसको करके जाना है और उसको भी हम आपको यहाँ पर करवा देंगे। ठीक है, आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, जंगल या वन की अग्नि के लिए एक शब्द क्या होता है। देखिए इसमें दो प्रश्न रहता है। ठीक, जैसे आपको यहाँ पर जंगल, तो कैसे याद कीजिएगा, जंगल में बताइए क्या मिलता है, आप बताइए। जंगल में पेड़ पौधों से दावा मिलता है। ठीक है, तो जंगल में जो आग लगेगा उसको दवाग्नि कहिएगा। क्या कहिएगा, दवाग्नि के नाम से कहा जाता है, दवाग्नि कहा जाता है। ठीक है, जंगल में लगने वाले आग को क्या कहा जाता है, दवाग्नि कहा जाता है। और पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वा नल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बड़ी आंत में होता है इसलिए बड़वा नल कहा जाता है। क्लियर, चलिए अब देखिए वज्रदेह शब्द में कौन सा समास है। वज्रदेह शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। ठीक है, देखिए वज्रदेह मतलब जिसका देह हो वज्र के जैसा। वज्रदेह मतलब जिसका देह वज्र के जैसा हो, जिसका देह वज्र के जैसा हो, तो विशेष शब्द का बोध करा रहा है। ठीक है, विशेष यहाँ पर हो रहा है वज्रदेह, तो जिसमें उपमा और उपमेय का बोध होता है। उपमा और उपमेय यानी किसी का उपमा दिया जा रहा है, तो किस में जाता है, कर्मधारय समास में जाता है। किस में जाता है, कर्मधारय समास में जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास वज्रदेह को। क्लियर, अगर इसका विशेष अर्थ निकलता तो किस में चला जाता, बहुब्रीहि में जाता, लेकिन यहाँ बहुब्रीहि ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको क्या है, तो ये कर्मधारय में जाएगा। अरे जरा इधर तो आ, अरे विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इसमें पूछ रहा है कि अरे जरा इधर तो आ वाक्य में अव्यय का बोध इंकित कर रहा है। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंधवाचक अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण या विस्मयादि बोधक। ठीक है, अरे जरा इधर तो आ कौन सा है। ठीक है, देखिए इसमें आपको जो बता रहा है ये क्रिया विशेषण
जो है आपका जो है ये उपमा उपमेय हो रहा है। तो आपको इसमें अपार हर्ष, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये चिन्ह है ये किसका चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसलिए विस्मयादि बोधक वाक्य में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए हरियाणा में भी झारखंड की तरह ही 15 हिंदी के प्रश्न होते हैं और 15 इंग्लिश के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आपका सिलेबस कुछ अलग है, इसका सिलेबस कुछ अलग है, लेकिन देखिए जब हम क्वेश्चन बैंक को बना लेते हैं तो बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो हमको नहीं पढ़ना, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सिलेबस के अलावे जो अभी भी चीज़ मिले उसको हम जब क्वेश्चन बैंक करवा लेंगे उसके बाद फिर से हम उस चीज़ को यहाँ पे करवाएंगे, जिससे आपका हिंदी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अभी हम आपके लिए क्या करेंगे, डेली अभी क्वेश्चन बैंक आपको हम दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइए, और जो शिक्षक नहीं जुड़े हैं यहाँ से जरूर जुड़िए। घर बैठे सिर्फ एक ही बार 500 रुपये में आप दे करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, केवल हिंदी के लिए 99 रुपीज़ में आप यहाँ से सारा नोट्स ले सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।